नमस्कार, मैं रवीश कुमार। वोटर को कैश बांटा जा रहा है क्योंकि बिहार में चुनाव हो रहा है। क्या इसलिए बिहार में कैश बंट रहा है ताकि वोट खरीदा जा सके? लगता है बिहार में वोट चोरी के मुद्दे को ठंडा करने के लिए वोटर के खातों में कैश पहुंचाया जा रहा है। जिसे पता नहीं, जिसने मांगा भी नहीं, उसके खाते में भी बिहार सरकार का कुछ ना कुछ पैसा पहुंच जा रहा है। जिस रफ्तार से पैसा बंट रहा है, लगता है चुनाव आते आते सभी 7 करोड़ वोटर की जेब में सरकार पैसा पहुंचा चुकी होगी या हर वोटर के परिवार के खाते में पैसा डाल चुकी होगी। किसी को 1000, किसी को 1100, किसी को 500, किसी को 10,000 तो किसी को 15,000 बंट रहा है। किसी को पेंशन, किसी को मानदेय, किसी को अनुदान, किसी को टैबलेट और किसी को स्मार्टफोन। जुलाई से लेकर सितंबर के बीच बिहार सरकार ने पैसे बांटने के लिए ऐसी योजनाएं खोज कर शुरू की हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। पैसा देने के लिए नए नए वर्गों का पता लगाया जा रहा है और लगाया जा चुका है। कहीं वकील के नाम पर तो कहीं 12वीं पास के नाम पर पैसे दिए जा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इस समय अगर आप पटना में रिक्शा से मुख्यमंत्री सचिवालय के सामने से गुजर रहे हैं तो आपके लिए भी एक योजना बन जाएगी, मुख्यमंत्री रिक्शा भ्रमण प्रोत्साहन योजना। कोई ठिकाना नहीं, आप रिक्शा से घूमें और पैसा सरकार देने लग जाए। हम सैद्धांतिक तौर पर इस बात के हिमायती रहे हैं कि जरूरतमंद तबके की आर्थिक मदद सरकार को करनी चाहिए, लेकिन बिहार में जिस तरह से चुनाव के आखिरी 3 महीने में पैसे बंट रहे हैं, उसका मकसद जन कल्याण तो कतई नहीं लगता। राज्य के बजट को वोट लेने के लिए उड़ाया जा रहा है, पैसे को हवा में उछाला जा रहा है ताकि लूटने के चक्कर में जनता इधर उधर भागती दौड़ती रहे। इसलिए हमने कहा कि बिहार में वोट जनता के पैसे से खरीदा जा रहा है। 17 सितंबर को बिहार सरकार ने 16 लाख मजदूरों के खातों में 800 करोड़ रुपया डाल दिया। हर मजदूर को 5,000 रुपए दिए गए ताकि वह वर्दी खरीद सके। अब बिहार में कौन से मजदूर कहां वर्दी पहनकर काम करने जाते हैं पता नहीं, लेकिन कपड़े खरीदने के नाम पर 16 लाख से अधिक मजदूरों को 5-5 हजार रुपए बांट दिए गए। बीजेपी बिहार ने यह पोस्टर जारी किया है। नए वकीलों को 5,000 रुपए प्रति माह का स्टाइपेंड दिया जाएगा। 1 जनवरी 2024 से नामांकित नए अधिवक्ताओं को 3 साल तक हर महीने 5,000 रुपया मिलेगा। अगर चुनाव का समय नहीं होता तो बिहार सरकार वकीलों के खाते में 1,80,000 रुपए डालती। क्या नए वकीलों का ध्यान अभी ही आया है? जुलाई की खबर है कि टैक्स देने वाले व्यवसायी की दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रित को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो सभी टैक्स पेयर को यह सहायता क्यों नहीं दी जा सकती? क्या बाकी लोग टैक्स नहीं भरते? 21 सितंबर को बिहार महादलित विकास मिशन के लिए जो काम करते हैं विकास मित्र, उनके खाते में एक बार में 25,000 रुपया दिया जा रहा है ताकि वे टैबलेट खरीद सकें। शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं ताकि वे डिजिटल एक्टिविटी कर सकें। विकास मित्र का ट्रांसपोर्ट भत्ता 1900 से 2,500 कर दिया गया है और स्टेशनरी भत्ता 900 से बढ़ाकर 1,500 कर दिया है। एक तरफ मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि स्टेशनरी पर जीएसटी 0 कर दी गई है तो अब दाम कम होंगे। दूसरी तरफ चुनाव के चलते बिहार सरकार स्टेशनरी भत्ता बढ़ा रही है। ये चंद उदाहरण हैं, केवल चंद, आगे और बताएंगे। करोड़ों लोगों के खाते में पैसा बांटने के लिए बिहार के पास कहां से इतना पैसा आ रहा है, इसकी परवाह किसी को भी नहीं, जनता को भी नहीं। उसे यह होश नहीं कि अब सरकारें 5 साल आराम करेंगी और 5वें साल पैसा बांटेंगी, शिलान्यास करेंगी। नीतीश कुमार 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अगर इनके विकास से बिहार का जनजीवन बदल चुका होता, आर्थिक तरक्की हो गई होती, रोजगार पैदा हुआ होता, तब फिर बिहार में 94 लाख परिवार 6,000 रुपया तक ही क्यों कमाते? यह हमारा आंकड़ा नहीं है। 2 अक्टूबर 2023 को बिहार में जाति गणना जारी हुई। उसकी रिपोर्ट में लिखा है कि बिहार में
94 लाख परिवार 6,000 तक ही कमाता है। पूरे 6,000 भी नहीं, 6,000 तक। जाहिर है इनमें ज्यादातर 6,000 से कम कमाते होंगे। कोई 2,500 कमाता होगा, कोई 3,000 तो कोई 5,000 ही कमाता होगा। बिहार सरकार 6,000 तक कमाने वालों को गरीब मानती है। 6,000 से 10,000 के बीच कमाने वाले बिहार में करीब 82 लाख परिवार ही हैं। अगर आप इन दो वर्गों को जोड़ दें तो करीब 64% आबादी एकदम गरीबी या गरीबी रेखा से ठीक ऊपर जी रही है। इतना विकास कर दिया है नीतीश कुमार ने कि 64% आबादी गरीबी रेखा से होकर गुजर रही है। बल्कि इस पर बहस होनी चाहिए कि स्थायी शासन, हजारों पुल, सड़कें और इमारतें बनने के बाद भी बिहार में इतनी भयंकर गरीबी क्यों है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विकास दिखाने के नाम पर केवल बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। बिहार की राजनीति में गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा की बातें होती हैं, उन्हीं का दबदबा है। बिहार के गरीबों में 80% हिस्सा इन्हीं तबकों का है। तो क्या इसलिए पैसा बांटा जा रहा है कि जिस आबादी के पास गरीबी से निकलने का विकल्प नहीं, उसे विकास की बड़ी बड़ी बातों से क्या मतलब, वोट चोरी के मुद्दे से क्या मतलब, तो बस उसके खाते में 1,000 से लेकर 10,000 तक डाल दिया जाए, वोट भी मिल जाएगा। या तो जनता के सामने टुकड़े फेंकने के जैसा है। उसके जीवन में कोई स्थायी इंतजाम नहीं, बस वोट के समय पैसा बट रहा है। वोट के पहले और चुनाव हो जाने के बाद उसके जीवन का क्या होगा किसी को परवाह नहीं, शायद जनता को भी नहीं। जो आबादी 6,000 रुपए नहीं कमा पाती है, उसके खाते में आप अचानक 5,000, 10,000, 15,000 डालने लग जाएंगे तो लोग भूल जाएंगे कि 20 साल में उनके साथ क्या हुआ, नीतीश कुमार ने क्या किया। पैसा ही उनके काम का चेहरा बन जाएगा और प्रमाण भी। अब कोई नहीं पूछेगा कि 400 रुपए के पेंशन पर बिहार के बुजुर्ग अभी तक कैसे जी रहे थे, क्योंकि चुनाव के कारण इसे बढ़ाकर 1,100 रुपया महीना कर दिया गया है और 1 करोड़ से अधिक लोगों के खाते में पैसा भेज दिया गया है। बुजुर्ग पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, 6 कैटेगरी की सामाजिक सुरक्षा में पैसा गया है। पैसा बढ़ाने से सरकार को 777 करोड़ रुपए अलग से खर्च करने होंगे। इसका बजट सालाना 9300 करोड़ से अधिक का हो जाएगा। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब नीतीश कुमार किसी इमारत का उद्घाटन नहीं करते, शिलान्यास नहीं करते। 21 सितंबर को उन्होंने पटना में साइंस सिटी के भव्य परिसर का उद्घाटन किया। इसमें 4D थिएटर है, बहुत से हॉल हैं, विज्ञान की प्रदर्शनियां हैं। इसे देखकर किसी को भी लगेगा कि बिहार विज्ञान की दुनिया में तहलका मचाने वाला है। मुझे भी अच्छा लगेगा, शायद आपको भी, कि साइंस सिटी पटना में बना है। लेकिन इसके चमक के आगे बिहार की वह सच्चाई भी देख लीजिए कि इसी पटना में एक साइंस कॉलेज है जिसका कभी नाम हुआ करता था। आज इस कॉलेज को राष्ट्रीय रैंकिंग में B और C ग्रेड के कॉलेज के नाम पर जाना जाता है। नैक की ग्रेडिंग में 2020 में पटना का साइंस कॉलेज B ग्रेड प्राप्त किया और 2021 में इसे C ग्रेड मिला। हाल में इसी साइंस कॉलेज में लॉटरी के माध्यम से कला संकाय की प्रोफेसर को प्रिंसिपल बना देने की खबर आई। अब आप ही बताइए, एक साइंस कॉलेज 20 साल में गर्त में चला गया, लेकिन नीतीश कुमार साइंस सिटी बिहार की जनता को भेंट कर रहे हैं। विज्ञान की पढ़ाई कबाड़ हो गई, लेकिन विज्ञान का म्यूजियम शानदार हो गया। पटना साइंस कॉलेज 1927 से चल रहा है। इस ऐतिहासिक कॉलेज की दुर्गति के बारे में जरूर जानिए। पटना यूनिवर्सिटी का हाल भी बहुत अच्छा नहीं। राज्यों के विश्वविद्यालय की जो रैंकिंग होती है, उसमें पहले 50 में भी पटना यूनिवर्सिटी को स्थान प्राप्त नहीं। साइंस कॉलेज को कभी पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा गया, लेकिन आज इसकी हालत यह हो गई है कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स में जितनी सीटें हैं वो भी पूरी नहीं भरी जाती हैं, यानी कोई आना नहीं चाहता होगा। जून 2025 में अखबारों में रिपोर्ट छपी है कि कॉलेज सैंक्शन की गई सीटों को भी पूरा नहीं भर पा रहा है। 2 राउंड की काउंसलिंग के बाद भी 1000 से अधिक सीटें खाली रह गई हैं। पिछले साल जून में इसी तरह की खबर छपी, 140 से अधिक सीटों पर छात्र नहीं आए। एडमिशन साइकिल पूरी होने पर
पटना यूनिवर्सिटी की साइंस और कॉमर्स की 950 से अधिक सीटें खाली रह गईं। यह सब खबरें छपी हैं। एक समय में लोग पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन का ख्वाब देखा करते थे। मतलब आज से 30 साल पहले की बात कर रहा हूं। 30 साल में साइंस कॉलेज लोगों के सपनों से गायब हो चुका है, लेकिन पटना में साइंस सिटी का अवतार हो गया है। अब आप खुद से यह सवाल पूछिए कि एक ढंग का साइंस कॉलेज नहीं है, जो था पटना में उसकी हालत खराब है, लेकिन उसी पटना में 889 करोड़ की लागत से 21 एकड़ में साइंस सिटी बन गई है। जाहिर है आप इमारत और थिएटर पर मोहित हो जाएंगे, रील बनाने लग जाएंगे और भूल जाएंगे कि इस राज्य में साइंस सिटी तो है, लेकिन उसी शहर का साइंस कॉलेज नैक की रेटिंग में बी ग्रेड और सी ग्रेड प्राप्त करता है। साइंस सिटी तब शोभा देती जब बिहार में कम से कम 10 बेहतर साइंस कॉलेज होते, या कम से कम राजधानी पटना का ही साइंस कॉलेज कुछ काम का होता। इसलिए यह उदाहरण दिया ताकि आप इस मॉडल को समझें। मॉडल यह है कि बिहार की जनता की आर्थिक हालत खराब है, लेकिन उसकी जेब में पैसे बांटने के लिए बिहार के पास पैसा इफरात है। नौकरी नहीं है, लेकिन खोज खोज कर युवाओं के नाम पर पैसे दिए जा रहे हैं। 1 जुलाई 2025 को नीतीश कुमार सरकार ने एक नई योजना बनाई, सीएम प्रतिज्ञा स्कीम। इसके तहत 12वीं पास छात्रों को हर महीने 4,000 रुपए मिलेंगे। आईटीआई डिप्लोमा वाले युवाओं को 5,000 रुपए हर महीने और बीए एमए वाले युवाओं को 6,000 हर महीने मिलेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 20 से 25 साल वाले बेरोजगार युवाओं को 2 साल तक हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। इस पर बिहार सरकार 2,850 करोड़ खर्च करेगी। तो पढ़ाई करने वाले को मिलेगा 6,000 और नौकरी के लिए ट्राई करने वाले को मिलेगा 1,000। क्या बढ़िया हिसाब है। बाकी साल युवा भर्ती के लिए लाठियां खाते रहें, चुनाव आ गया है तो जेब में पैसा भरते रहें। नीतीश कुमार ने लिखा है कि इन योजनाओं के माध्यम से युवाओं को सक्षम बनाना चाहते हैं। सरकार चाहती है कि रोजगार के अवसर मिले। क्या रोजगार के अवसर इन पैसों से बन जाएंगे? 20 साल में उनकी सरकार से अवसर नहीं बने तो 1 महीने के 1,000 से अवसर पैदा हो जाएंगे। बिहार में रोजगार की संभावनाएं क्या हैं? आप पिछले 20 साल के स्केल पर देखिए बिहार कहां नजर आता है। जाति गणना की रिपोर्ट में बिहार सरकार ने बताया है कि बिहार में काम करने वालों की श्रेणी में सबसे बड़ी श्रेणी मिस्त्री, मजदूर और अन्य की है। इनकी संख्या 2 करोड़ 18 लाख से अधिक है। बिहार में काम करने वाली आबादी का 16.73% हिस्सा मिस्त्री और मजदूरी का काम करता है। 13 करोड़ आबादी है बिहार की, 2.25 करोड़ लोग मिस्त्री और मजदूरी का काम कर रहे हैं। यही विकास किया है नीतीश कुमार ने। यह बताता है कि लंबे और स्थायी शासन के बाद भी स्कूल कॉलेज की पढ़ाई कितनी बर्बाद हो चुकी है। जाति की गणना में यह भी बताया गया है कि बिहार में सरकारी क्षेत्र में मात्र 20,49,000 लोग काम करते हैं। संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी करने वालों की संख्या 15,97,000 है। असंगठित क्षेत्र में नौकरी करने वालों की संख्या करीब 28 लाख है। यहां भी देखिए असंगठित क्षेत्र में बिहार के लोग ज्यादा काम कर रहे हैं। तो एक तरह से आपको देखने को मिल रहा है कि बिहार की ज्यादातर जनता मिस्त्री, मजदूर है और इसके अलावा जो भी है असंगठित क्षेत्र में काम करती है, जिसके बारे में बताने की जरूरत नहीं कि असंगठित क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा नहीं होती, कमाई बहुत कम होती है, काम बहुत ज्यादा होता है। जिस राज्य के लोगों के लिए दिन का 200 रुपया भी कमाना असंभव हो, उसकी जेब में आप 400 रुपया अचानक डाल देंगे, वह जनता झूम उठेगी, क्योंकि उसे पता है कि जब 20 साल में उसका कुछ भी नहीं हुआ, उसकी हालत और खराब हुई, तो अब क्या ठीक होगा। तो कम से कम 400 रुपया तो मिल रहा है। बिहार सरकार ने घोषणा की है कि 8,053 पंचायतों में 4,260 करोड़ की लागत से विवाह मंडप बनाए जाएंगे और सरकार के पोस्टर में इसे 40 अरब बताया गया है। अगर करोड़ कम लगे तो अरब से समझ लीजिए सरकार विवाह मंडप के लिए कितना पैसा खर्च कर रही है। एक निहायत ही गरीब राज्य के लिए
जहां लोगों का महीने का खर्चा नहीं चल रहा है, वहां विवाह के मंडप के नाम पर 4200 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। क्या किसी को इसमें अनर्थ नजर नहीं आ रहा? 4000 करोड़ की लागत से विवाह का मंडप, इससे बिहार में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हो सकता है कि इसके बदले बम्पर वोट मिल जाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि मिला हुआ वोट विकास के नाम पर आया। जो भी वोट मिलेगा पैसे बांटने के कारण मिलेगा और इस तरह की बेकार की योजनाओं से मिलेगा। 20 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 49 लाख लाभार्थियों के खाते में 2920 करोड़ ट्रांसफर कर दिया। शिक्षा योजना से जुड़े इन लाभार्थियों के खाते में पैसे गए। एक तरफ पुरानी योजनाओं में पैसे ठेले जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ नई नई योजनाएं शुरू कर दी जा रही हैं। पैसे देने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं ताकि हर मोहल्ले, हर नुक्कड़ पर कोई ना कोई ऐसा मिल जाए जिसे नीतीश कुमार की सरकार से पैसा मिला हो। वोट का समय आता है तो सरकारें विलुप्त होती कलाओं पर भी मेहरबान हो जाती हैं, उसकी भी चिंता करती हैं। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा भी है। 1 करोड़ से कुछ अधिक की इस योजना के तहत गुरुओं को 15,000 प्रति माह मिलेगा, संगतकार को 7,500 और शिष्यों को 3,000। यह योजना भी सितंबर में लॉन्च की गई है। इसका मतलब है कि कला के जो रूप विलुप्त हो चुके हैं, उन्हें संरक्षण और प्रोत्साहन के नाम पर योजना शुरू हुई है। यह अच्छी योजना है, लेकिन क्या इसे 5 साल पहले या बहुत पहले शुरू नहीं होना चाहिए था? कलाकारों की पेंशन के लिए सीएम कलाकार पेंशन योजना भी लॉन्च हो गई है, जिसका बजट 1 करोड़ रुपया है। पत्रकार भी पीछे नहीं, उनकी पेंशन की भी व्यवस्था हो गई है। जुलाई महीने में बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत अब सभी पात्र पत्रकारों को हर महीने 6,000 रुपए की जगह 15,000 रुपए पेंशन की राशि दी जाएगी। जिस देश में मीडिया की दुर्गति हो गई है, जिस देश में मीडिया नाम भर का रह गया है, उस देश में पत्रकारों के लिए पेंशन की राशि बढ़ा दी गई है। यह बहुत बड़ी बात है। जो सरकार अपने कर्मचारियों को पेंशन नहीं देती है, कहती है बजट नहीं है, बर्बाद हो जाएगी, वह तरह तरह की योजनाओं के नाम पर अलग अलग सामुदायिक वर्ग को पेंशन बांट रही है। अगर सबको पेंशन दे सकती है तो अपने ही कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना चालू क्यों नहीं कर सकती? आप कल्पना नहीं कर सकते कि पिछले 3 महीनों में बिहार की गरीब आबादी को अलग अलग मद में कितना पैसा मिला है। 17 सितंबर को 16 लाख मजदूरों के खाते में 800 करोड़, 20 सितंबर को 49 लाख लाभार्थियों के खाते में 2,920 करोड़ और 26 सितंबर को 50 लाख महिलाओं के खाते में 5,000 करोड़ भेजे जाएंगे। हम अभी यह नहीं बता सकते कि कुल कितने लोग हैं जिनके खाते में सरकार ने पैसे दिए हैं, लेकिन 17 से 26 सितंबर के बीच 1 करोड़ से अधिक लोगों के खाते में अलग अलग योजनाओं के नाम पर करीब 10,000 करोड़ बांटे गए हैं या बांटे जाने वाले हैं। इसमें आप जुलाई महीने में 6 प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1 करोड़ 10 लाख लाभार्थियों को भी जोड़ लीजिए तो ये संख्या 2-2.25 करोड़ के आसपास पहुंच जाती है। काश हमारे पास समग्र जानकारी होती कि जुलाई से लेकर सितंबर के महीने में बिहार सरकार ने 10,000 करोड़ रुपया बांटा है या 15,000 करोड़ रुपया बांट दिया है। आए दिन हजारों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है। 23 सितंबर के दैनिक भास्कर के पटना संस्करण की इस रिपोर्ट में लिखा है कि पिछले 2 महीने में बिहार सरकार ने जो घोषणाएं की हैं, उनका सालाना बोझ 33,926 करोड़ पड़ेगा और यह अगले साल के बजट में दिखाई देगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार को इस बोझ का अंदाजा था, इसलिए पहले ही जुलाई से सितंबर तक 16,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की तैयारी कर ली गई थी। यह पिछले साल की इस अवधि की तुलना में 4,000 करोड़ ज्यादा है। क्या चुनाव जीतने के लिए बिहार को बर्बादी की ओर ठेला जा रहा है? अचानक से इतना पैसा कहां से आ रहा है जो बांटा जा रहा है? कोई नहीं जानता कि चुनाव के बाद इन योजनाओं का क्या भविष्य होगा। विपक्षी दल भी इससे होड़ करेंगे और इसका दुगना तिगुना देने का वादा करेंगे। कुछ योजनाएं जरूरी हो जाती हैं, होनी चाहिए, लेकिन क्या इस तरह से हजारों करोड़ रुपए अचानक
एक दो महीने में बांट दिए जाने चाहिए। नीतीश कुमार भले प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, भाषण भी कम दे रहे हैं, लेकिन उनकी सार्वजनिक मौजूदगी को बनाए रखने के लिए एक नया तरीका निकाला गया है। आप नीतीश कुमार के हैंडल पर जाकर देखिए, वे ऐसी ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां केवल सरकारी अफसर नजर आते हैं, दो चार लोग या मंत्री, ताकि वहां कोई ऐसी बात ना हो जिससे जनता में बहस छिड़ जाए कि नीतीश कुमार की सेहत अब मुख्यमंत्री पद पर रहने लायक नहीं है। फोटो दर फोटो देखने के बाद लगा कि नीतीश कुमार को दूसरे ढंग से सक्रिय दिखाया जा रहा है, लेकिन आप उस नीतीश कुमार को नहीं देख पा रहे हैं जो चुनाव के दिनों में बिहार की सड़कों को धांग दिया करते थे, अपने भाषणों से ऊर्जा पैदा कर देते थे। इस समय आप ज्यादातर नीतीश कुमार का फोटो देखते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिलान्यास और उद्घाटन का रिकॉर्ड बना दिया है। अगर इससे जुड़ी सूचनाओं को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि शिलान्यास करने वाली योजनाओं की संख्या बहुत ज्यादा है और उद्घाटन करने वाली योजनाओं की संख्या बहुत कम है। इसका मतलब यह हुआ कि योजनाएं कम पूरी हुई, लेकिन वो कम ना लगे, इसलिए दर्जनों से लेकर सैकड़ों योजनाओं के शिलान्यास के साथ उनका उद्घाटन किया जा रहा है, ताकि उद्घाटन कम भी नजर आए तो शिलान्यास ज्यादा दिखे। इस तरह से जनता की आंखों के सामने धुआं पैदा किया जा रहा है। 22 सितंबर को नीतीश कुमार ने 10,929 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया, लेकिन उद्घाटन किया 282 करोड़ की योजनाओं का। 15 सितंबर को पूर्णिया में 36,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है। 3 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच मुख्यमंत्री पटना में 1433 करोड़, 1159 करोड़, सिवान में 558 करोड़, भोजपुर में 740 करोड़, बक्सर में 603 करोड़, सारण में 1203 करोड़, गया में 899 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करते हैं। इसकी सूचना हमने उनके ट्विटर हैंडल से ली है। सितंबर महीने में ही शिलान्यास और उद्घाटन के 10 से अधिक कार्यक्रम हो चुके हैं और इनकी लागत जोड़ेंगे तो 30,000 करोड़ से अधिक पहुंच जाती है। अगर पूर्णिया जिले के कार्यक्रम को भी जोड़ दें तो नीतीश कुमार ने 66,800 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास कर दिया है। इनमें कुछ उद्घाटन भी है। क्या इस वक्त बिहार सरकार का हर अफसर इसी काम में लगा है कि शिलान्यास की संख्या 1300 नजर आए, 1500 हो जाए, घोषणा की राशि 30,000 करोड़ हो जाए? इसके लिए फाइल में किसी सड़क का नाम जोड़ दो, किसी भवन का नाम जोड़ दो। कम से कम 20 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने के बाद यह सब करने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी। विकास इस तरह से हो जाना चाहिए था कि लोग खुद दिखाया करते। सरकार जिस स्केल पर घोषणाएं कर रही हैं, उनकी रिपोर्टिंग करने की क्षमता अब गोदी मीडिया में नहीं है। ज्यादातर पत्रकारों की समझ भी नहीं है कि योजनाओं की रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, तो आपको कभी सही तस्वीर नजर नहीं आएगी कि एक एक जिले में पिछले चुनाव में कितने हजार करोड़ की योजनाएं लॉन्च हुई और इस चुनाव से पहले कितने हजार करोड़ की योजनाएं लॉन्च की जा रही हैं। दोनों का क्या हाल है? बस आपको पैसा दिखेगा जो आपके खाते में आया है, इसलिए पैसा दिया जा रहा है। बाकी सारी बातें तो फोटो खिंचाने के लिए हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।